बताइए ट्रू एंड फॉल्स ह्यूमर को किसने लिखा? जोसेफ एडिसन ने लिखा था इसको और इसको पब्लिश कराया गया था पहली बार 1711 में। ट्रू एंड फॉल्स ह्यूमर को जोसेफ एडिसन ने लिखा था और पब्लिश करवाया गया 1711 ईस्वी में। अच्छा, इसमें कौन सी स्टाइल का ज़्यादा यूज किया गया है? ये तो नहीं जानती। ह्यूमरस स्टाइल का यूज किया गया है। मतलब ह्यूमर के बारे में बताए ही हैं तो ह्यूमरस स्टाइल का यहाँ ये कुछ ज़्यादा यूज किए हैं जोसेफ एडिसन। और अच्छा, नेक्स्ट बताइए ऑन जुडिशियस फ्लैटरी को किसने लिखा है? रिचर्ड स्टील ने। अच्छा, इसका जेनरा क्या है? ये एक एस्से है। ऑन जुडिशियस फ्लैटरी को रिचर्ड स्टीले ने लिखा और ये एक एस्से है। नेक्स्ट बताओ, तो मतलब एस्से में दो है, सेकंड पेपर में एस्से में कितना एस्से है? दो। ट्रू एंड फॉल्स ह्यूमर और ऑन जुडिशियस फ्लैटरी। नेक्स्ट बताओ, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, इसका जेनरा क्या है, किसने लिखा और कब पब्लिश हुआ? ये एक पोएम है और इसको लिखा गया है 1611 ईस्वी में, पब्लिश कराया गया है 1633 में। और ये जॉन डन की एक कलेक्शन था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का, उसमें पोस्टुमसली मतलब इनके मरने के बाद, इनकी डेथ हो गई होती है 1631 में ही, इनके मरने के 2 साल बाद 1633 में इसको पब्लिश कराया गया था। और दूसरे वाला है कैनोनाइजेशन, इसको भी 1633 में पब्लिश कराया गया था पोस्टुमसली, मतलब इनके मरने के बाद में ही। और इसमें वैलिडिक्शन में 36 लाइन्स है, 9 स्टैंजा है, 5 नहीं 5 स्टेंजा है, अरे सॉरी 4 स्टेंजा है 9 लाइन की। ऐसा ही, सही है। और कैनोनाइजेशन में जो है 5 स्टेंजा है 9 लाइन की, 45 लाइन है। और कैनोनाइजेशन का राइमिंग स्कीम मैं बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक है। मतलब वैसे पहले वो नॉर्मल बता दे रहा हूँ, ए बी बी ए और मतलब 3 टाइम्स सी और ए मतलब कैनोनाइजेशन पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी ए सी 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 ए। तो इसको मैंने बनाया है कोड, अब्बा ट्रिपल सी करके आ जाओ, अब्बा ट्रिपल सी करके आ जा। तो वही ए बी बी ए और ट्रिपल सी ए, ये है आपका। और उसका वैलिडिक्शन का केवल ए बी है। वैलिडिक्शन का स्टार्टिंग का 4 लाइन का मतलब राइमिंग सब मतलब पूरे स्टेंजा में फिक्स है, ए बी है। अच्छा, नेक्स्ट पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 को किसने लिखा? जॉन मिल्टन ने पहली बार पब्लिश करवाया था 1667 ईस्वी में और लिखा था 1658 में शुरू किया था, 1663 में खत्म किया। मतलब 1658 से शुरू किया लिखना, 1663 में खत्म किया। उसके बाद इसको पढ़ा इन्होंने, मतलब रिवाइज किया 1663 से 1667 के बीच में, 65 के बीच में। फिर पहली बार पब्लिश करा 1667 में, जिसमें 10 बुक थी। दोबारा जब रिपब्लिश कराया तो फिर 1674 में 2 बुक और जोड़ दिया, 12 बुक हो गई। ये एक लॉन्ग एपिक पोएम है। इसमें फॉल ऑफ मैन और मैन्स डिसओबीडियंस के बारे में बताया गया है। मतलब ये पैराडाइज लास्ट बुक 1 1658 से 1663 में लिखा गया। 1667 में पहला पब्लिकेशन हुआ 10 किताब के साथ और 1674 में रिवाइज के बाद में 12 बुक आई, मतलब दूसरा पब्लिकेशन है ना। अच्छा, पैराडाइज लास्ट की मास्टरपीस वर्क कौन है? अरे सॉरी, जॉन मिल्टन की मास्टरपीस वर्क क्या है? यही तो है पैराडाइज लास्ट ही है। नेक्स्ट बताओ, द रेप ऑफ द लॉक का जेनरा क्या है, किसने लिखा और कब लिखा, कब पब्लिश हुआ? देखो, द रेप ऑफ द लॉक एक लॉन्ग हीरोइक एपिक पोएम है, ठीक है। ये एक मतलब ये एक एपिक पोएम है जो कि 1712 से 1717 के बीच में लिखा गया था। और वैसे लिखने के साथ साथ ऐसे पब्लिश भी करवाते रहे हैं। और पहली बुक कह रहे हैं, मतलब सबसे पहली बुक जो इसकी पब्लिश की गई थी पहली बार 1712 में, तब 2 कंटोस शामिल थे इसमें। और फिर 1714 में दोबारा पब्लिश किया गया, तो
2 कैंटोज प्लस 3 कैंटोज और जोड़ दिए, मतलब 5 कैंटोज थे। फिर तीसरी बार एक बार पब्लिश कराया गया था 1717 में, तब 5 कैंटोज प्लस क्लैरिसा का एक स्पीच, इसको मतलब ये दोनों पब्लिश कराए साथ मिला के, तो इतना मतलब हुआ 1717 में। और इसके एजेंडा बताए तो मॉक हीरोइक एपिक है, एपिक पोएम है। और कोई बताए? हाँ, और बता दीजिए। इसमें जो इसकी सेटिंग रखी गई है लंदन, और ये एक रियल इंसिडेंट पर मतलब बेस्ड है, जो कि पोएट के फ्रेंड थे जॉन कैरिल। हाँ, जॉन कैरिल, इन्होंने इनको बताया था और कहा था ऐसा कुछ लिखो, तभी इन्होंने इस पे एक जलो सटायर व्यक्त किया है लिख के। और इसमें पैराडाइज लॉस्ट में एक मतलब 2 कैरेक्टर होते हैं, बेलिंडा और एक बैरन, जो कि रियल कैरेक्टर अराबेला और लॉर्ड पीटर इनके ऊपर आधारित होते हैं। और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें सिर्फ जैसे एक छोटी सी घटना है कि बेलिंडा की बालों की एक लट कट जाती है, ये बैरन काट देते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डचेज ऑफ माल्फी किसने लिखा? लिखा था जॉन बेस्टर ने, और पब्लिश कराया कब लिखा, ये तो हाँ 1612 से 1613 के बीच में। 1612 से 1613 में लिखा गया। पब्लिश कब करवाया गया? 1623 में। और पहली बार परफॉर्म कब हुआ? 1614 ईस्वी में। डचेज ऑफ माल्फी में एंटागोनिस्ट कौन है? बसोला और एंटोनियो और उनका दूसरा भाई। बसोला और जो है फर्डिनेंड कार्डिनल। अरे हाँ सॉरी, मेन रूप से बसोला ही है एंटागोनिस्ट, मतलब हाँ वही बसोला और वो फर्डिनेंड कार्डिनल, तीन लोग। और इसमें जो है प्रोटैगोनिस्ट कौन है? डचेज हैं। डचेज और एंटोनियो नहीं, डचेज ज्यादा है, मतलब अगर एक में देखा जाए तो डचेज ही माना जाएगा ना। सही है। चलो नेक्स्ट, द वे ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखा और कब लिखा? कब पहली बार परफॉर्म हुआ, कब पब्लिश हुआ? द वे ऑफ द वर्ल्ड इसको लिखा था विलियम कॉन्ग्रेव ने, और इसको पहली बार पब्लिश कराया गया था 1700 में, और लिखा गया था 1699 से 1700 के बीच में, और फर्स्ट परफॉर्मेंस इसकी 1700 में हुई थी। ये एक इसका जेनर कॉमेडी, मतलब एक कॉमेडी है, और ये मतलब इसको लिंकन पता नहीं क्या, लिंकनशायर नहीं कुछ और लिखा था। और इसकी सेटिंग है लंदन, और इसका फेमस नेम है अ प्ले ऑफ डिसीट। इसका फेमस नेम है प्ले ऑफ डिसीट, और इसकी थीम है लव एंड मनी। लव एंड मनी। अच्छा नेक्स्ट बताओ, ये मॉल फ्लैंडर्स को किसने लिखा? मॉल फ्लैंडर्स डेनियल डिफोर के द्वारा लिखा गया, 1722 में पब्लिश कराया गया था। लिखने का तो नहीं पता डेट। 1722 में पब्लिश हुआ। मॉल फ्लैंडर्स को डेनियल डिफो ने लिखा। और जोसेफ एंड्रयूज को किसने लिखा, कब पब्लिश करवाया गया? लिखा तो था हेनरी फील्डिंग ने। पब्लिश कराने का नहीं पता। पब्लिश करवाया गया 1742 में। हाँ 1742 में लिखा है। इसमें मेल चेस्टिटी को दिखाया गया। और एक है पामेला को किसने लिखा था? सैमुअल रिचर्डसन ने 1739 से 40 के बीच में 40 में पब्लिश कराया गया था, और इसमें फीमेल चेस्टिटी को दिखाया गया। ओके, ये कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बताओ पहला वो क्या कहते हैं, हमारे में एस्से कौन सा है? सेकंड पेपर में डन टू रिचर्डसन में एस्से कौन है? 2 एस्से है। ट्रू एंड फॉल्स ह्यूमर, जिसको जोसेफ एडिसन ने लिखा था, और दूसरा ऑन जुडिशियस फ्लैटरी, जिसको रिचर्ड स्टीले ने लिखा था। तो ट्रू एंड फॉल्स ह्यूमर को जोसेफ एडिसन ने लिखा, और इसको लिखा गया था 1711 ईस्वी में, मतलब पब्लिश हुआ था, रिटन डेट नहीं मालूम है। जोसेफ एडिसन ने 1711 में लिखा था। ऑन जुडिशियस फ्लैटरी रिचर्ड स्टीले ने लिखा था। नेक्स्ट, इसकी स्टाइल, हाँ ट्रू एंड फॉल्स ह्यूमर को ह्यूमरस स्टाइल में यूज किया गया है। मतलब एक तरह से ह्यूमर को बताया गया है कि ट्रू ह्यूमर क्या है, फॉल्स ह्यूमर क्या है, और उसके साथ में
दोनों का मिक्सअप भी दिया गया है कि मिक्स ह्यूमर या मिक्स बीट का यूज करते हुए इसमें बताया गया है। जॉन डन को क्या कहा जाता है? जॉन डन को फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट का फादर कहा जाता है ना। और इनकी दो पोएम कौन कौन सी है? एक और इनको फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री भी कहा जाता है जॉन डन को। जॉन डन की दो पोएम है, एक है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग और दूसरा कैनोनाइजेशन। अब देखो वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो है 1611 ईस्वी में लिखा गया, लेकिन 1633 ईस्वी में पब्लिश हुआ, और जबकि कैनोनाइजेशन भी 1611 में लिखा गया और 1733 में पब्लिश हुआ, दोनों लगभग साथ में हुआ था। सॉरी 1633 में पब्लिश हुआ था और सॉन्ग्स एंड सोनेट नाम के कलेक्शन में पब्लिश हुआ था और पोस्टमसली पब्लिश हुआ था। और वैलिडिक्शन में जो है 36 लाइन है और 4 स्टेंजा में डिवाइड है, एक स्टेंजा में मतलब 9 लाइन है। नहीं 9 स्टेंजा में डिवाइड है, 4 हाँ, तो ये देखिए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो है 36 लाइन की है और इसमें 4 लाइन की एक मतलब एक स्टेंजा जो है एक स्टेंजा में 4 लाइन है, मतलब क्वार्टरन इस तरह से 9 स्टेंजा है। और इन 9 स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि 9 मतलब 4 स्टेंजा है, 4 स्टेंजा नहीं 9 स्टेंजा है, एक स्टेंजा में 4 लाइन है और उसकी राइमिंग स्कीम है ए बी। जबकि कैनोनाइजेशन में 45 लाइन है और उसमें 5 स्टेंजा है, एक स्टेंजा में 9 लाइन है, 9 लाइन का ग्रुप है और उसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए सी ए अब्बा ट्रिपल सी करके आ, मतलब ऐसा कुछ बना सकते हैं। और अब बताइए जॉन मिल्टन ने कौन सा वर्क लिखा, मतलब हमारे जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा और पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। अब देखो पैराडाइज लॉस्ट इसके बारे में बता दें। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 ये जॉन मिल्टन की मास्टरपीस है और पैराडाइज लॉस्ट 1667 ईस्वी में 1667 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ और तब इसमें 10 किताब थी, 10 बुक था। और इसके बाद इन्होंने रिवाइज वर्जन इसको 1674 ईस्वी में पब्लिश किया और उसमें 12 किताब थी। और इसके बाद में पैराडाइज लॉस्ट एक्चुअली एक बिब्लिकल स्टोरी है जहाँ पर बाइबल में से एक टॉपिक फॉल ऑफ द मैन को लिया गया है, जिसमें एडम एंड ईव के थ्रू ये बताया गया है कि किस तरह से अर्थ पर ह्यूमन लोग आए, मतलब इंसान का कैसे एग्जिस्टेंस अर्थ पर हुआ, ये चीज़ दिखाया गया है इसमें। और इसको 1658 से 1663 ईस्वी में लिखा गया था। बस सही है। और ये बताइए अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक इसको कब लिखा और किसकी बार मतलब किसकी बार पब्लिश कराया? अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक को 1712 से 1717 ईस्वी में लिखा गया और इसी के साथ में इसको पब्लिश भी करवाया जा रहा था। अब जैसे देखो 1712 ईस्वी में रेप ऑफ द लॉक पब्लिश हुआ, उसमें केवल 2 ही कैंटोज थे। फिर 1714 ईस्वी में रेप ऑफ द लॉक पब्लिश हुआ 2 + 3 कैंटोज के साथ में, मतलब 2 कैंटोज तो थे ही लेकिन 3 कैंटोज और ऐड हो गए। फिर इसके बाद में 1717 ईस्वी में रेप ऑफ द लॉक पब्लिश हुआ जिसमें 5 तो कैंटोज थे ही लेकिन इसके साथ में क्लैरिसा की स्पीच को भी ऐड कर लिया गया। और जो रेप ऑफ द लॉक एक छोटी सी मतलब इंसिडेंट है और वो इंसिडेंट है कि बिलिंडा जो कि एराबेला फर्मर को रिप्रेजेंट करती हैं रियल कैरेक्टर, और बिलिंडा की बालों की एक लट को मतलब एक जुल्फी को है ना काट लिया जाता है बैरन के द्वारा, और बैरन यहाँ रिप्रेजेंट करता है अगर हिस्ट्री के कैरेक्टर पीटर को। तो जॉन कैरिल ने अलेक्जेंडर पोप से कहा था कि तुम इन फैमिलीज पर क्या करो, एक कुछ लिखो। तो अलेक्जेंडर पोप ने ये
द रेप ऑफ द लॉग, जो कि लॉन्ग नैरेटिव कॉम्प्रहेंसन पोएम के रूप में इन्होंने इसको लिख दिया। क्लियर? क्लियर। अब बताइए जॉन वेबस्टर का लिखा हुआ डचेज माल्फी, हाँ, ये कब लिखा गया था, कब पब्लिश करा गया था? जॉन वेबस्टर ने डचेज ऑफ माल्फी लिखा और डचेज ऑफ माल्फी 1633 ईस्वी में पब्लिश करवाया गया, लेकिन इसको 1635 नहीं है। अरे सॉरी 1623 सॉरी हाँ। 1623 ईस्वी में इसको पब्लिश करवाया गया। और डचेज ऑफ माल्फी 1612 से 1613 ईस्वी में लिखा गया। पहली बार इसका परफॉर्मेंस हुआ 1614 ईस्वी में। मतलब ये सीरियल वाइज से देखो, 1612 से 1613 में लिखा गया, 1614 ईस्वी में जो है इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म करवाया गया और 1633 ईस्वी में इसका पब्लिकेशन हुआ, मतलब पब्लिश करवाया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? हाँ, द वे ऑफ द वर्ल्ड को लिखा विलियम कॉनग्रीव ने। और द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये द वे ऑफ द वर्ल्ड ये कॉमेडी है और यहाँ डचेज ऑफ माल्फी ये ट्रेजेडी थी। तो द वे ऑफ द वर्ल्ड को 1699 से 1700 के बीच ईस्वी में लिखा गया और इसका पब्लिश इसे करवाया गया 1700 ईस्वी में पब्लिश करवाया गया और 1700 में ही इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म भी करवाया गया था। सही है। इसका हाँ, दूसरा नेम क्या है? अरे यार रुको एक सेकंड, इसका दूसरा नाम है हाँ अ प्ले ऑफ डिसीट। हाँ, अ प्ले ऑफ डिसीट, मतलब धोखाधड़ी का प्ले एक तरह से। और इसका जो मेन थीम है लव एंड मनी है, मतलब प्यार, और प्यार का भी रीजन पैसा है। ओके। नेक्स्ट अब बताइए हमारे में दो नॉवेल हैं, है ना? एक मॉल फ्लैंडर्स और दूसरा है जोसेफ एंड्रूज या पामेला। तो अब बताइए हमको मॉल फ्लैंडर्स कब लिखा गया था, किसके अब द्वारा जैसे लिखा गया? देखो यहाँ पर दो नॉवेल है, एक तो है मॉल फ्लैंडर्स। तो मॉल फ्लैंडर्स ये पिकारेस्क्यू नॉवेल है। सही। पिकारेस्क्यू नॉवेल वो होता है जो प्लेस टू प्लेस चलता रहता है, और इसको मॉल फ्लैंडर्स को लिखा है डेनियल डिफो ने। तो मॉल फ्लैंडर्स एक्चुअली ये इंग्लैंड के एक क्रिमिनल थी मॉल फ्लैंडर्स, तो उन्हीं की कहानी बताई गई है। मॉल फ्लैंडर्स खुद यहाँ नैरेटर है, प्रोटैगोनिस्ट भी मॉल फ्लैंडर्स है। और मॉल फ्लैंडर्स को लिखा गया था 1722 ईस्वी में मॉल फ्लैंडर्स लिखा गया, 1722 में मॉल फ्लैंडर्स लिखा गया। और दूसरा नॉवेल जो है ये जोसेफ एंड्रयूज, तो जोसेफ एंड्रयूज को लिखा था हेनरी फील्डिंग ने, 1742 ईस्वी में इसको पब्लिश करवाया गया और वो भी रिचर्डसन के पामेला के रिस्पॉन्स में लिखा था। अब पामेला क्या, पामेला भी एक नॉवेल है और पामेला को जो है लिखा इसने रिचर्डसन ने लिखा, पामेला को रिचर्डसन ने लिखा था। और पामेला में फीमेल चेस्टिटी को दिखाया गया है और जोसेफ एंड्रूज में मेल चेस्टिटी को दिखाया गया है। और एक चीज़ और है, जैसे पामेला जो है एपिस्टेलरी नॉवेल है और जोसेफ एंड्रयूज पिकारेस्क्यू नॉवेल है। अब एपिस्टेलरी नॉवेल वो होता है जो कि लेटर के थ्रू लिखा जाता है। ओके। चलिए आज हम लोग यहाँ पर एक नॉवेल कवर करने वाले हैं और यहाँ जोसेफ एंड्रयूज, पहले सिलेबस में जोसेफ एंड्रयूज था लेकिन अब जोसेफ एंड्रयूज के प्लेस पर आ गया है पामेला। तो जोसेफ एंड्रयूज के थ्रू मेल चेस्टिटी को दिखाया गया है लेकिन पामेला के थ्रू फीमेल चेस्टिटी को दिखाया गया है। इसलिए पामेला का जो दूसरा नाम है वो है द वर्च्यू रिवार्डेड। ये पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि पामेला क्या है, तो पामेला एक नॉवेल है। नॉवेल में भी कौन सा नॉवेल है, तो नॉवेल में एपिस्टेलरी नॉवेल है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पामेला को किसने लिखा, तो पामेला को रिचर्डसन ने लिखा। अब पामेला को किसने लिखा, रिचर्डसन ने लिखा। कब लिखा, 1739 से 1740 ईस्वी में लिखा। पामेला को कब पब्लिश किया गया, तो पामेला को 1740 ईस्वी में पब्लिश करवाया गया। अब पामेला में किस बात पर फोकस किया गया है, तो पामेला में फोकस किया गया है फीमेल चेस्टिटी को लेकर। अच्छा, पामेला में 3 मेन थीम्स हैं, मतलब अगर इसके थीम की बात किया जाए तो 3 हैं थीम। एक तो है रोल ऑफ सोशल क्लास, यानी कि सोशल क्लास का क्या रोल होता है किसी
मतलब पामेला के लाइफ में। दूसरा वर्च्यू एंड फेमिनिटी, मतलब ये अपने वर्च्यू को कैसे बचाए रखती है। और तीसरा जो है लव एंड मैरिज, मतलब किस तरह से इनको अल्टीमेटली मिस्टर बी से लव होता है और फाइनली जो है मैरिज होती है। तो 3 चीज़ पर फोकस है, रोल ऑफ सोशल क्लास, वर्च्यू एंड फेमिनिटी और लव एंड मैरिज। अब देखिए, अगर पामेला की एक सोशल क्लास के रोल पर देखा जाए तो पामेला को एक सर्वेंट गर्ल के रूप में उनके मालिक के द्वारा सेड्यूस करने का प्रयास किया जाता है ना। वर्च्यू रिवार्डेड के फॉर्म में देखा जाए तो पामेला ने कभी भी मतलब उसके सिडक्शन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और लव एंड मैरिज को देखा जाए तो अल्टीमेटली पामेला को भी मिस्टर बी से प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है, दोनों लोग की अंडरस्टैंडिंग मिलने लगती है, तो दोनों की शादी हो जाती है। जबकि पहले पामेला अपने मालिक मिस्टर बी के खिलाफ रहती है, क्योंकि मिस्टर बी शादी नहीं करना चाहते थे, उसको यूज करना चाहते थे। लेकिन बाद में अल्टीमेटली ये दोनों लोग की शादी हो जाती है। जबकि मिस्टर बी हायर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और पामेला जो थी ये लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। अब पामेला में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो पामेला में कैरेक्टर की बात किया जाए तो एक तो पामेला एंड्रयूज है। पामेला के पापा मम्मी मिस्टर बी और मिसेज बी, अरे सॉरी, पामेला के पापा मम्मी मतलब मिस्टर एंड्रयूज और मिसेज एंड्रयूज, ये हो गए पामेला के साइड में। मतलब पामेला एंड्रयूज, इनके पापा मिस्टर एंड्रयूज, इनकी मम्मी मिसेज एंड्रयूज। अब पामेला काम करती हैं लेडी बी के यहाँ, लेडी बी के यहाँ काम करती हैं। लेडी बी का एक बेटा है मिस्टर बी। अब जैसे प्ले शुरुआत होता है तो प्ले के शुरुआत में ही लेडी बी की डेथ हो जाती है। मतलब यहाँ ऐसा दिखाया गया है, सॉरी, नॉवेल की शुरुआत होती है तो नॉवेल की शुरुआत में लेडी बी की डेथ हो जाती है। अब लेडी बी के यहाँ जो भी नौकर काम करते थे तो इनके लिए समस्या ये है, अब हमारे नए मालिक क्या हम लोग को रखेंगे या नहीं। लेकिन जब नए मालिक मिस्टर बी क्या करते हैं, सारे नौकर को रख लेते हैं, उनको हटाते नहीं हैं, इससे सारे नौकरों की जॉब बच जाती है। तो इधर हो गया लेडी बी के साइड में। तो लेडी बी के साइड में लेडी बी, इनका बेटा मिस्टर बी, जो कि पामेला एंड्रयूज का मालिक है। और अब देखिए नौकरों की बात करते हैं। लेडी बी यानी कि मिस्टर बी के यहाँ कौन, एक तो पामेला है जो कि एज आ सर्वेंट गर्ल के रूप में काम कर रही हैं, और इन्हीं के कंटेम्प्रोरी में है मिसेज जर्बिस। जर्बिस ही है ना या ज्यूकस हैं यहाँ पर, हाँ मिसेज जर्बिस हैं। अब मिसेज जर्बिस हैं, इधर इनके घर में हो गए तो, और इसके बाद में फिर इनको भेजा जाता है दूसरे जगह, मतलब लिंकनशायर में भेजा जाता है पामेला एंड्रयूज को। तो जब लिंकनशायर में जाती हैं तो वहाँ के कैरेक्टर कौन कौन हैं, लिंकनशायर में एक पादरी हैं, है ना, क्लर्जीमैन मिस्टर विलियम्स हैं। और वहाँ पर जो नौकर है मतलब नौकरानी है वहाँ की, वो है मिसेज जेउकस हैं, मिसेज जेउकस हैं। और इसके बाद में अब मिस्टर बी की बड़ी बहन जो कि शादीशुदा है, उसका नाम है लेडी डेवर्स है ना। और मिस्टर बी जो है नन के रूप में वहाँ पर इससे मिलने गए थे, मतलब अपने आप को नन के रूप में बदल लिए थे। और इसमें अनदर कैरेक्टर हैं जैसे जैकी, मिस्टर कॉल ब्रांड, जॉन फुटमैन और बैक वार्डन हैं। और इनका जो है मिस्टर बी का पहले अफेयर था एक लड़की से जिसका नाम था मतलब मिस्टर बीज की मिस्ट्रेस का नाम था सैली गॉडफ्रे, और सैली गॉडफ्रे से उनको एक बेबी भी होता है जिनका नाम है मिसेज गुडबिन होता है। हाँ सॉरी, मिस गुडबिन मतलब मिस्टर बी की मिस्ट्रेस सैली गॉडफ्रे, और उसकी एक लड़की भी होती है, और वो कौन है, मिस गुडबिन है। अब पामेला की कहानी शुरू करते हैं। तो ये जो पामेला एंड्रयूज है, ये पामेला पहले नंबर 15 साल की लड़की है, और ये पामेला प्रोटागोनिस्ट है इस नॉवेल की। मतलब पामेला के ही इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है ना। अब पामेला लेडी बी के यहाँ काम करती है, तो जब लेडी बी मर जाती हैं तो मिस्टर बी इन सबको नौकर के रूप में ही रखे रहते हैं, मतलब इन सबको हटाते नहीं है। और मिस्टर बी जो हैं हमेशा पामेला को सेड्यूस करने का प्रयास करते हैं,
मतलब पामेला को सेड्यूस करना चाहते थे। लेकिन पामेला की मेंटालिटी क्या थी कि ये सब गलत है। और इवन जो है मिस्टर बी कई बार उसे लालच भी दिए कि हाँ मैं तुम्हें जैसे ब्राइब का लालच दिए कि तुम करो, तुम्हारे मतलब सारी कमी हम पूरा करेंगे। ये सब जानती हो दुनियादारी क्या होती है। तो ये चीज़ है। और पामेला कुछ भी होता था मतलब जैसे भी इनका मालिक करता था, पूरी बात को एक लेटर के थ्रू ये जो है अपने पापा मम्मी को बता देती थी। तो इसको ये पापा मम्मी कहते थे कि बेटा अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो तुम घर चली आना, लेकिन कुछ गलत वलत मत करना, जो अपनी वर्च्यू को, अपनी वर्जिनिटी को बचाए रखना। तो एक बार क्या होता है कि ये पामेला जो है पामेला जब कपड़ा बदल रही थी तो ये मिस्टर बी जो है एक अलमारी में मतलब घुसे रहते हैं और अचानक से निकलते हैं और किस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पामेला फिर इनको मना कर देती है। अब कई बार जैसे मिस्टर बी इनको एक लस्टफुल एक्ट करना चाहते थे, लेकिन पामेला एकदम से जो है बेहोश होने का नाटक करती थी और इसे वो जो है अपनी वर्जिनिटी को बचाए रखती थी, है ना। इसी बेस पर तो इसको द वर्च्यू रिवार्डेड कहा जाता है। अब क्या होता है, एक बार मिस्टर बी गुस्सा हो गए थे। अब मिस्टर बी जब गुस्सा हो गए थे तो मिस्टर बी ने पामेला को भेज दिया, लिंकन शायर में भेज दिया। ये लोग पहले बेडफोर्ड शायर में रहते थे, मतलब जो पहले रहते थे बेडफोर्ड शायर में रहते थे। लेकिन जब मिस्टर बी गुस्सा हो गए, चूँकि मिस्टर बी का कहना मान नहीं रही थी, जो ये करना चाह रहे थे वो चाहते नहीं थे, तो मिस्टर बी ने इसको लिंकन शायर में भेज दिया। और लिंकन शायर में भेज दिया इनके पापा मम्मी को समझाते हुए कि वहाँ पर कोई दिक्कत अब नहीं होगा। जब लिंकन शायर में भेज दिया तो पामेला जब लिंकन शायर में पहुँचती है तो वहाँ पर भी ये मिस्टर बी इससे मिलने जाता था, मतलब और वहाँ भी इसे एक तरह से टीज करता था। और एक बार तो मिस्टर बी जो नन के रूप में, मतलब अपने आप को एक स्त्री के रूप में बनाकर उसके बेड पर लेटे थे, और जैसे ही मतलब बेड पर लेटे थे उसके साथ में, पामेला के साथ में, तो रात में पामेला को एहसास हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। तो तभी उसने अपनी पहली वाली ट्रिक, मतलब एकदम से अपने शरीर को ठप्प कर दिया, मतलब ऐसे बेहोश टाइप हो गई। तो तुरंत जो है मिस्टर बी अब उसे छोड़ देते हैं, मतलब मिस्टर बी कुछ नहीं करते हैं फिर, जबकि नन के रूप में उसके साथ में लेटे थे। उसको शक हो जाता है कि कुछ गलत है। और जब नन के रूप में लेटे थे तो वहाँ लिंकन शायर की नौकरानी ज्यूकस के साथ में मिले थे। और जो है तभी वहाँ पर एक पार्सन होता है, क्लर्जी मैन मिस्टर विलियम्स होता है। तो मिस्टर विलियम्स से ये पामेला बताती है सारी कहानी। तो मिस्टर विलियम्स इसकी सहायता करते हैं और बड़े क्लास मतलब अपर क्लास सोसाइटी के लोगों के पास जाते हैं और बताते हैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। लेकिन अपर क्लास सोसाइटी के लोग कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि मिस्टर बी का स्टेटस बहुत अच्छा है, जैसे बहुत बड़ा है स्टेटस, ये वेल्दी भी हैं, तो इसलिए इनके खिलाफ़ कोई बोलना नहीं चाहता है, बल्कि उल्टा सजेस्ट करते हैं कि मिस्टर विलियम से कि मिस्टर विलियम तुम ही शादी कर लो ना उससे, और इससे जो है मतलब वो परेशान करना उसको छोड़ देगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये होता है। और एक बार तो क्या होता है, ये पामेला जो है वहाँ से भागने का भी प्रयास करती है दीवार फांद कर, लेकिन जैसे दीवार फांद कर ये भागने का प्रयास कर रही होती है कि ये मतलब चोट खा जाती है, मतलब भागने में असफल रहती है, नहीं भाग पाती है। अब वो क्या होता है फिर यहाँ भी तो हाँ, फिर एक बार क्या हुआ कि मिस्टर बी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और मिस्टर बी ने इसको उसके घर भेज दिया। कहा कि अब जाओ तुम, मतलब तुम जा सकती हो, अब आज के बाद हम तुमको परेशान नहीं करेंगे। तो ये पामेला घर जाने लगती है, तभी इनको एक लेटर मिलता है मिस्टर बी से। मिस्टर बी उसमें लिखे रहते हैं कि तुम जाओ, खुश रहो और जो है अच्छी लाइफ जियो, ये चीज़ है। तो ये मतलब और लिखे थे। तो पत्र को पढ़ने के बाद में पामेला का दिल जो है थोड़ा पिघलता है और फिर ये वापस चली आती है, मतलब थोड़ा सा इनको लगाव होने लगता है मिस्टर बी से। पामेला को भी मिस्टर बी से थोड़ा बहुत प्यार होने लगता है। तो तभी पामेला को एक मतलब भविष्य मेकर, फ्यूचर मेकर से पता चलता है कि ये जो मिस्टर बी तुमसे फेक शादी करेगा, मतलब तुमसे वो जो है असली वाली शादी नहीं करेगा, नकली शादी करेगा, केवल वो तुम्हें यूज करने के लिए शादी करेगा। तब पामेला को गुस्सा, नफरत अब होने लगी। और फिर बाद में क्या होता है, मिस्टर बी
इनको मतलब क्लियर कर देते हैं पामिला से कि हाँ पहले मेरी ऐसी सोच थी लेकिन अब ऐसी सोच नहीं, अब मैं तुमसे एक्चुअल में शादी करना चाहता हूँ। और इस तरह से धीरे धीरे दोनों लोग का मतलब एक दूसरे से प्यार होने लगा। और जब प्यार होने लगा तो फाइनली क्या होते हैं, मिस्टर बी पामिला से शादी कर लेते हैं। और जब मिस्टर बी पामिला से शादी कर लेते हैं तो मिस्टर बी की बड़ी बहन लेडी डेवर्स ये पामिला से जलती थी और ये जो है उल्टा सीधा कहने लगी। और यहाँ तक कि लेडी डेवर्स ने अपने भाई मिस्टर बी की मतलब पुरानी हिस्ट्री खोल दी। पुरानी हिस्ट्री खोलने का मतलब ये बता दी कि तुम्हारा जो है मेरे भाई का चक्कर जब ये छोटे थे मतलब यूथ काल में जब ये बाहर पढ़ने गए थे तब इनका जो है एक स्त्री से चक्कर था और उसका नाम था मिसेज गॉडफ्रे था। उसका नाम था गॉडफ्रे था, ये तो था, हाँ गॉडफ्रे था। और गॉडफ्रे से इनका संबंध था, इलीगल संबंध था और उनको एक बेबी भी हुआ था जिसका नाम है मिसेज गुडविन। अब पामिला ये सारी बात सुनती है लेकिन सुनने के बाद पामिला गुस्सा नहीं करती है, बल्कि पामिला जो है मिस्टर बी से कहती है हमें उस लड़की से मिलना है, उस बेबी से मिलना है, मतलब मिस गुडविन से मिलना है। अब ये दोनों लोग मिलने जाते हैं और पामिला जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है और इसे लेडी डेवर्स भी कहती है कि ये लड़की तो बहुत अच्छी है। तो सब लोग मतलब आपस में रहने लगते हैं। इसकी थीम दिखाया गया क्लास है, प्रिंसिपल, लिटरेचर, राइटिंग, जेंडर, प्राइड, रिलीजियन, वायलेंस, मैरिज। मतलब यहाँ पर अगर मेन थीम की बात किया जाए तो एक तो है सोशल क्लास, वही 3 है आपका, मतलब सोशल क्लास है, लव एंड मैरिज है और जो है एक और था और वो वर्च्यू एंड फेमिनिटी, मतलब वर्च्यू और फेमिनिटी को बचाकर रखना है। क्लियर? चलिए फिर अब डचेज ऑफ माल्फी के बारे में बताओ पूरा डिटेल से अच्छे से। ठीक है। डचेज ऑफ माल्फी। डचेज ऑफ माल्फी एक प्ले है जिसको कि जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया है और इसको लिखा गया है 1612 से 1613 के बीच। हाँ, 1612 से 1613 के बीच में इसको लिखा गया था और इसका पहली बार जो परफॉर्मेंस होता है वो 1614 में किया गया था। ठीक? यस। और एक बात, और इसको जो परफॉर्मेंस हुआ था कहाँ पे हुआ था? ब्लैक फ्रायर्स नाम के स्थान पे हुआ था। ब्लैक फ्रायर्स। हाँ, ब्लैक फ्रायर्स। और फिर इसको पहली बार पब्लिश कराया गया था 1623 ईस्वी में। और इसको क्या है, ये एक रिवेंज प्ले है, रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है, जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी। और इसकी सेटिंग है माल्फी, रोम, मिलान, इटली जो भी है वहीं का। और इसमें जो मतलब माल्फी, इनके बारे में जान लीजिए। जैसे इनकी शादी पहले हो गई होती है लेकिन फिर शायद इनके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है, तो ये एक विडो होती है, एक ब्यूटीफुल विडो, जिनकी जो मतलब उनके भाई नहीं चाहते इनकी सेकंड मैरिज हो, ये भी नहीं चाहती बट फिर भी इनकी सेकंड मैरिज होती है, बाद में चाह लेती है। चलो अब देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। थीम देख लो। थीम इसमें लव, सफरिंग, डेथ, रिवेंज, क्लास, डिस्गाइज, हेट, जेलसी, ये सारी थीम्स है इसमें। अब इसके कैरेक्टर्स हैं, पहले कैरेक्टर है हमारे डचेज ऑफ माल्फी, जो कि एक बता दिया मैंने कि एक वेल्दी विडो है और माल्फी की डचेज है। और ये मतलब इनकी सेकंड मैरिज के लिए इनके भाइयों ने इनको बोल रखा था शादी नहीं करनी तुमको दूसरी। और इसमें इसके बाद एक इनके भाई थे दो, फर्डिनेंड और कार्डिनल, डचेज ऑफ माल्फी के भाई। जो फर्डिनेंड थे ये ड्यूक ऑफ कैलेबरिया थे और जो कार्डिनल ये भी इनके भाई थे, और दोनों के भाई थे, मतलब फर्डिनेंड और उनके डचेज के दोनों के। और फिर एंटोनियो था इनका स्टीवार्ड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब डचेज का खजांची, जो इनके अकाउंट वो देखता था पैसे से, ये था एंटोनियो। और बाद में यही इनका हस्बैंड बनता है डचेज का। और फिर कैरियोला एक मेड सर्वेंट है, जो कि इनकी डचेज की मेड सर्वेंट है कैरियोला।
और एक थे डेलियो। डेलियो इनके एंटोनियो के फ्रेंड थे। और एक थी जूलिया, जो कि मतलब बाद में कार्डिनल की मिस्ट्रेस के रूप में आती है, और वो वाइफ होती है कास्ट्रोसियो से, मतलब कास्ट्रोसियो ऐसे कोई थे, उनकी वाइफ थी जूलिया। अब इसकी समरी देख लेते हैं। मतलब ये एक समरी है जो कि एक यंग वोमेन पर आधारित है, जो कि बहुत बेरहमी से मार दी गई थी, और भी अपने भाइयों के कहने पर। अभी ये स्टोरी जो है वहाँ मालफी, डचेस ऑफ मालफी के पहले से स्टार्ट होती है। यहाँ पे डचेस ऑफ मालफी अपने दो भाइयों के साथ रहती है। उनके दोनों भाइयों के साथ रहते हैं। उन्होंने अब वो यहाँ से जा रहे हैं फ्रांस। तो फिर जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने इटली जा रहे हैं, इटली शायद। तो उन्होंने इनको मतलब वार्न किया है कि दूसरी शादी मत करना। नहीं, फ्रांस जा रहे हैं। हाँ, इटली में डचेस ऑफ मालफी था। हाँ, तो फ्रांस से जा रहे हैं। तो बोल दिए थे कि दूसरी शादी मत करना, और खास करके कोई मतलब लोअर डिवीजन के बॉय से बिल्कुल मत करना। जब इनको वार्न करके गए होते हैं, तो ये भी सोचते हैं चलो ठीक है, नहीं करेंगे। और ये जो इनका खजांची मतलब जो होता है अकाउंटेंट एंटोनियो, ये जो है अपने फ्रेंड डेलियो से मतलब मालफी की तारीफ करता है और उनके भाइयों की बुराई कर रहा होता है। लेकिन जो फर्डिनेंड और कार्डिनल है, जब इनको छोड़ के जा रहे होते हैं, मतलब फ्रांस जा रहे होते हैं, उससे पहले यहाँ एक नौकर था बोसोला नाम का, उसको छोड़ के जाते हैं इनकी जासूसी करने के लिए, कहीं ये शादी न कर ली इस वजह से। फिर जो डचेस है उन्हें एंटोनियो पसंद आ जाता है, और वो एंटोनियो से किसी तरह से सीक्रेटली शादी कर लेती है। और ये बात उन्होंने सिर्फ एक बताया है, वो है कैरियोला, जो कि उनकी मेड सर्वेंट है। अभी तक तो इस बात की किसी को पता भी नहीं था। लेकिन फिर आफ्टर 9 मंथ, मतलब 9 मंथ बीत गए, तब डचेस जो है प्रेग्नेंट हो गई। और बोसोला को उन पर थोड़ा डाउट था कि शायद ये प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उसे एक फल देते हैं। अरे इसका नाम क्या था? फ्रूट ऑफ एप्रिकॉट। एप्रिकॉट, हाँ। तो ये जो फल है इसको देते हैं खाने के, और ये खा लेती है, और ये थोड़ा मतलब बीमार होती है। तो इनका लास्ट वही स्टेज चल रहा होता है प्रेगनेंसी का। तो फिर जब ये बीमार रहती है, तो डॉक्टर जो भी आते होंगे अंदर रहते हैं, फिर एंटोनियो आके इनको डांटता है, तुमने क्या खिला दिया है उसको, जिससे वो बीमार हो गई है। लेकिन मतलब वो डांटता तो रहता है, अब इनको उल्टा सीधा बोल के जा रहा होता है, तभी उसकी मतलब पॉकेट से एक हॉरोस्कोप नीचे गिर जाता है, जो कि एक बेबी का हॉरोस्कोप होता है। और फिर बोसोला जान जाता है, देखता है जब उसे, तो जान जाता है कि किसी बेबी का बर्थ हुआ है। और फिर वो ये सारी बातें अपने मालिक मतलब दोनों भाइयों को, उनको कार्डिनल और फर्डिनेंड को भेज देता है कि डचेस को एक बेबी हो गया है। उसके फादर का पता नहीं है। लेकिन फिर फर्डिनेंड आता है यहाँ पर उसके पति के बारे में पता लगाने, बट कुछ पता नहीं, फिर वापस चला जाता है। फिर 2 और 3 ईयर पास, मतलब 2 या 3 साल बीत जाते हैं। और इसी 2 या 3 सालों में भी डचेस 2 बच्चे और मतलब जन्म देती है। इसके बाद इसको भी बताता है ये। फर्डिनेंड कम मतलब फिर आते, फर्डिनेंड यहाँ पे फिर से आते हैं दौड़ते भागते डचेस के चैम्बर में कि इसका फिर है कौन वो। और फिर उसे एक डैगर देते हैं कि तुम मर जाओ इससे, मतलब उसको बोलते हैं जब तुमको ये नहीं पता इसके फादर कौन है, इससे तुम मर ही जाओ, बेहतर है खुद को मार लो डैगर से। और भी इसको धमकी देकर गए होते हैं कि तुम्हारा पति जहाँ भी होगा, जो भी मिलेगा, जब मुझे पता चल गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ये सब बोलते हैं और चले जाते हैं फिर से। फिर डचेस जो है इनको डर लगता है कहीं ये एंटोनियो को मार न दे, इसलिए ये एंटोनियो को जॉब से मतलब इल्जाम लगा के डिसमिस कर देती है। तो सभी लोग जो पहले इसके थे अब एंटोनियो की बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन केवल ये क्या नाम था, बोसोला, ये उसकी
प्रेज कर रहा था, खूब प्रशंसा कर रहा था, कहता कि ऐसा कुछ नहीं, वो ठीक है, सही है भैया। अब डचेस जो है, डचेस को लगा कि बोसोला सही मतलब अच्छा है, व्यक्ति है और ये इस पर भरोसा करने लायक है, वो इस पे भरोसा कर लेती है और सारी सच्चाई से बता देती हूँ कि मैंने एंटोनियो से शादी की है और मैं उसे बचाने के लिए कर रही हूँ। फिर बोसोला इनको एक एडवाइस देता है कि आप वहाँ श्राइन ऑफ लॉरेटो चले जाइए, वहाँ पे आप एंटोनियो से मिल जाएंगी। फिर ये जाती भी हैं और शायद वहीं गई होती है। मिलने के बाद बोसोला जो है ये सारी बातें एंटोनियो को और उनके एंटोनियो के बारे में जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें वो फर्डिनेंड और कार्डिनल को बता देता है। इसके बाद फर्डिनेंड और कार्डिनल ने मतलब सिपाही भेज दिए डचेस को अरेस्ट करने के लिए। तो डचेस को उनके बेटे मतलब बच्चे के साथ अरेस्ट कर लिया गया और उनकी नौकरानी कैरियोला को भी साथ में। अब जो डचेस है इनको बहुत टॉर्चर किया गया और बहुत टॉर्चर किया गया और लास्ट में इनको आखिर डराया गया, खूब मार डाली, मतलब मार दी इनको जान से। और इनके साथ उनके बच्चे को भी और उसकी नौकरानी, इनके साथ इनको भी मार दिया और इनके बच्चे को भी और इनकी नौकरानी को भी, तीनों मतलब मर जाते हैं। फिर जब फर्डिनेंड ये सब देखता है तो वो थोड़ा पागल सा होता है कि उसकी बहन मतलब उसने उसकी बहन की हत्या करवा दी। और इसी में बोसोला इनको मारने के बाद आता है अपने पैसे मांगने, डिमांड करता है फर्डिनेंड से। फर्डिनेंड कहता है तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब इसके बाद बोसोला को बहुत गुस्सा आता है कि बताओ मैं मारा, मुझे पैसा नहीं दे रहे। तो ये विचार कर लेता है कि मैं अब इन दोनों भाइयों से रिवेंज लूंगा। और फिर इसी रिवेंज के चक्कर में वो हो जाता है कार्डिनल के कोर्ट में। और वहाँ पे वो कार्डिनल की मिस्ट्रेस होती है जूलिया, उसको यूज करता है और उससे कहता है कि तुम उससे पता लगाओ, कार्डिनल से पूछो, पता लगा के बताओ कि उससे मतलब उससे मुझे उगलवाओ कि उसने अपनी बहन डचेस की हत्या कराई है। तो ये जो जूलिया है जाती है और पूछने की कोशिश करती है, तभी ये उसे बाइबल की बुक दे देते, कहते हैं इसको किस करो, वो जैसे किस करती है मर जाती क्योंकि उसके पॉइजन लगा होता है बाइबल की बुक पे। तो वो मर जाती है। अब इधर एक एंटोनियो बचे। एंटोनियो सोचते हैं कि अब यह कितना भागूंगा मैं, इससे अच्छा मैं चलूं माफी मांग लूं और बता दूं मैंने से शादी की है, जो होगा देखा जाएगा, मान जाएंगे। तो ये आते रहते हैं यहाँ इनके क्या कार्डिनल के कोर्ट में, वहाँ इंग्लैंड से लौट आते हैं कार्डिनल के कोर्ट में और यहाँ अंधेरे में। और फिर यहाँ पे बोसोला मौका ढूंढ रहा होता है कि कार्डिनल को कब मारा जाए। तो अंधेरा होता है और ये कार्डिनल को मार देता है चाकू से। लेकिन जैसे मतलब उजाला होता है इसको समझ में आता है कि कार्डिनल नहीं, ये एंटोनियो होता है। और जैसे ही मतलब इस हिरनी की आवाज को सुन के दौड़ा दौड़ा आता है कार्डिनल, और कार्डिनल जैसे दिखता है ये दौड़ के कार्डिनल को भी मार देता है। और फिर कार्डिनल की आवाज सुन के फर्डिनेंड हेल्प के लिए दौड़ के आता है। और जैसे वो फर्डिनेंड देखता है कि उसने बोसोला ने कार्डिनल को मार दिया, वो बोसोला को मार देता है चाकू से। और फिर बोसोला फिर पीछे मुड़ के इनको फिर से मार देता है। इस तरह से पूरा मतलब बोसोला ने पूरी फैमिली को खत्म, खुद भी मर गए, वो लोग भी मर गए सब। अब केवल एक व्यक्ति बचा था, डचेस का जो बड़ा बेटा था, वही अब इस माल्फी के जो भी आगे, हाँ उसका फ्रेंड डेलियो और डचेस का बड़ा बेटा। तो जो डेलियो है इसको मतलब वहाँ का किंग बनाता है, ड्यूक बनाता है और फिर सब लोग मिलके इसी तरह आगे बढ़ाते हैं अपनी लाइफ। और इसमें थीम है लव, सफरिंग, डेथ, रिवेंज, क्लास, डिस्गाइज। और इसमें कोई भी पोएटिक जस्टिस नहीं है, मतलब जो कि पोएटिक जस्टिस है। नो पोएटिक जस्टिस फॉर द इनोसेंट एंड वर्चुअस डचेस। हाँ, उस इनोसेंट एंड वर्चुअस डचेस के लिए तो नहीं है, बाकी पार्शियल जस्टिस है कि यहाँ फाइनली जो है विलन को भी डेथ मिलता है, जैसे बोसोला या फर्डिनेंड कार्डिनल भी मारा जाता है। लेकिन एंटोनियो और उनके दो बच्चे को भी मतलब बहुत ज्यादा कुछ सफर करना पड़ता है। मतलब इतना है।
चलो यहाँ ट्रू एंड फॉल्स ह्यूमर एक एस्से है ना, और ट्रू एंड फॉल्स ह्यूमर को जोसेफ एडिसन ने लिखा है, 1711 ईस्वी में ये पब्लिश हुआ था। तो इसमें पहले ये देख लीजिए ह्यूमर क्या होता है। तो ह्यूमर एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइस होता है जो कि इंटरटेनमेंट लॉफर को इंक्लूड करके रखता है। मतलब एक सेंस में कहा जाए तो ह्यूमर का मोटिव जो है इंटरटेनमेंट होना चाहिए, यही चीज़ होता है। और दूसरा नंबर ह्यूमर का मतलब कि जैसे देखो, ह्यूमर का मतलब होता है किसी का मजाक या किसी के एटीट्यूड, किसी के स्टेटमेंट, किसी के ड्रेस का मजाक उड़ाना, लेकिन इस तरह से मजाक उड़ाना कि उसको बुरा भी ना लगे, है ना। और ह्यूमर का मोटिव ये है कि ह्यूमर के थ्रू किसी व्यक्ति के अंदर जो वीकनेसेस हैं, कमजोरियां, या उसके अंदर जो मूर्खतापन है, फॉलीज हैं, उन सबको हाईलाइट करना है, एक टॉन्ट के थ्रू हाईलाइट करना है, और रीडर को अवेयरनेस कराना है कि एक पार्टिकुलर बंदे के अंदर इस तरह से मतलब कमी हो सकती है। और ह्यूमर्स को देखा जाए तो एक ह्यूमर्स मतलब ह्यूमर एक ऐसा तरीका है, एक लाइट हार्टेड वे है जिसके थ्रू किसी भी व्यक्ति को मेंड किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। जैसे अब देखो कुछ ह्यूमर के एग्जांपल हैं। चौसर ने जो हैं अपने कैंटरबरी टेल्स में ह्यूमर का यूज करते हुए कैरेक्टर्स के बारे में बताया है। अलेक्जेंडर पोप जो हैं रेप ऑफ द लॉक में एक ह्यूमर का यूज करते हुए अरिस्टोक्रेट्स फैमिली के बारे में बताया। अरिस्टोक्रेट्स फैमिली के खासकर फीमेल को बताया है कि हाँ किस तरह से रहती हैं। और आस्कर बिल्डे ने ह्यूमर का यूज किया है विक्टोरियन एज के एलियट क्लास के को बताया है ना। और ह्यूमर जो है देखो, ह्यूमर जो है एक मल्टीपर्पज को पूरा करता है। मल्टीपर्पज का मतलब ठीक है, कई सारे पर्पज को ये कंप्लीट कर देता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ह्यूमर जो है एस्से का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जैसे अगर एस्से में हमेशा अगर थोड़ा ह्यूमरस नहीं ऐड किया जाएगा तो एस्से बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि एस्से एक तो वैसे भी नहीं पढ़ने में मज़ा आता है, तो इसलिए एडिशन ह्यूमर का बहुत ज़्यादा यूज करते थे। अच्छा अब एक चीज़ और है, ह्यूमर जो है जैसे पढ़ते समय जो बोर्डम होता है, जो मोनाटमी फील होती है, अकेलापन फील होता है, इसको ये दूर कर देता है। ह्यूमर के अपोजिट अगर बात करें तो ह्यूमर का अपोजिट जस्ट उल्टा होता है, पैथोज होता है। और पैथोज का मतलब होता है अपील टू इमोशन, मतलब किसी एक इमोशन या फीलिंग्स को अपील करना, जैसे एक दया दिखाना, सहानुभूति दिखाना, मतलब एक तरह से हंसी गायब हो जाना, है ना। और पैथोज ऐसी क्वालिटी होती है लिटरेचर में जो एक तरह से पिटी से भरी होती है, सॉरोनेस से भरी होती है, टेंडरनेस होती है, काइंडनेस होती है ना। और दूसरा पैथोज की बात करें तो पैथोज को बहुत ज़्यादा यूज किया है, पैथोज बहुत ज़्यादा यूज हुआ है ओथेलो में। जैसे हेमलेट की मेन चार है ना, चार ट्रेजिडी हैं, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो ओथेलो में डेथ ऑफ डेस्डेमोना, मतलब डेस्डेमोना की डेथ को लेकर बहुत ज़्यादा पैथोज किया गया है, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और दूसरा नंबर पैथोज की बात करें तो पैथोज को सबसे ज़्यादा यूज किया है चार्ल्स लैम्ब ने, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब ने जैसे देखो जोसेफ एडिसन ने केवल ह्यूमर का यूज किया, लेकिन चार्ल्स लैम्ब ने ह्यूमर के साथ में पैथोज का भी यूज किया, है ना। इसीलिए तो चार्ल्स लैम्ब को क्या माना जाता है, प्रिंस ऑफ एसेइस्ट और एमंग ऑल एसेइस्ट, मतलब सारे एसेइस्ट्स में से चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस माना जाता है, प्रिंस ऑफ ऑल एसेइस्ट्स माना जाता है। और अब जैसे ह्यूमर की बात करें तो ह्यूमर भी दो तरह का होता है, एक ट्रू ह्यूमर होता है और एक जो है फॉल्स ह्यूमर होता है। लेकिन जोसेफ एडिसन, अच्छा पहले ट्रू ह्यूमर का मतलब जनरली ये होता है, ट्रू ह्यूमर जो होता है बहुत ज़्यादा सीरियस दिखता है। ट्रू ह्यूमर जनरली लुक्स सीरियस बट वेयर एवरीबडी लाफ्स अबाउट हिम, मतलब ट्रू ह्यूमर के बारे में हर कोई हंसता है। लेकिन वहीं फॉल्स ह्यूमर की बात करें तो फॉल्स ह्यूमर हमेशा ऑलवेज लुकिंग लाफिंग, फॉल्स ह्यूमर हमेशा हंसता खेलता दिखाई देता है, वेल एवरीबडी अबाउट हिम लुक्स सीरियस। और फॉल्स ह्यूमर के बारे में लोग यही सोचते हैं कि ये बड़ा सीरियस है, मतलब ये उल्टा थोड़ा सा चलता है। तो जोसेफ एडिसन ने मतलब एस्से के थ्रू यही बताने का प्रयास किया है कि ना ही हमें हमेशा ट्रू ह्यूमर को फॉलो करना चाहिए, ना ही हमेशा
फॉल्स ह्यूमर का फॉलो करना चाहिए, बल्कि ट्रू और फॉल्स ह्यूमर का ब्लेंड कर देना चाहिए, एक मिक्सअप यूज करना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने मिक्स बीट का यूज करते हुए मिक्स ह्यूमर का मतलब मिक्स ह्यूमर पर सजेस्ट किया है। इन्होंने कहा अपने अंदर दोनों रखो, लेकिन जनरली मिक्स ह्यूमर का ही यूज करना ज़्यादा बेटर रहता है। अब जैसे ह्यूमर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो ह्यूमर के लिए एक तो थॉट्स में रेगुलरिटी होना चाहिए, है ना, और दूसरा नंबर जैसे आदमी के सेंस और रीजन जो है एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ठीक, उसकी डिजायर, वो अपने डिजायर को फॉलो करना चाहिए, जैसे एक पंचुअल होना चाहिए एक तरह से, और यही कई सारी चीज़ें हैं, है ना। और फॉल्स ह्यूमर में अब देखो, ट्रू और फॉल्स ह्यूमर में मेन डिफरेंस क्या है, तो ट्रू ह्यूमर होता है फुल ऑफ विट एंड रीजन, मतलब ट्रू ह्यूमर एक तरह से बुद्धिमत्ता और रीजन से भरा होता है, लेकिन फॉल्स ह्यूमर में क्या होता है, लैक ऑफ विटनेस एंड रीजन, मतलब फॉल्स ह्यूमर में बिटी बुद्धिमत्ता का और रीजन की क्या होती, कमी होती है। कहीं ना कहीं फॉल्स ह्यूमर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल्सहुड, फॉली, नॉनसेंस, लाफर, फ्रेंची, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। और ट्रू ह्यूमर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ विट, रीजन, विजडम, ग्रेटनेस, ये होता है, एक तरह से एक्सपीरियंस के बेस्ड पर होता है। क्लियर, ये हो गया आपका। और अब देखो जोसेफ एडिसन अल्टीमेटली ये मतलब यही कहते हैं कि आप मिक्स ह्यूमर का यूज करो, और जो है तो इसी को बेस मानकर इन्होंने ट्रू ह्यूमर एंड फॉल्स ह्यूमर वाला लिखा है अपना, मतलब एस्से है। क्लियर, बस इतना ही है। हाँ, वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग और कैनोनाइजेशन के बारे में बता दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैलिडिक्शन, फॉरवर्डिंग, मॉर्निंग, ये एक पोएम है जिसको कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डन को एक मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। इसको सबसे पहले इन्होंने लिखा था 1611 ईस्वी में और पब्लिश कराया था 1633 में। भी इनका कलेक्शन था एक सॉन्ग एंड सोनेट के पोस्टुमसली, मतलब इनकी डेथ के बाद। इसमें कुल मिला के 36 लाइन्स है, जो कि 4-4 लाइन्स में मतलब 9 क्वार्टर्स के रूप में डिवाइड, मतलब 9 स्टैंजा में। और इनका जो राइमिंग स्कीम है, सारे स्टैंजा, सारे क्वार्टर्स का ए बी। और सबसे पहली बात जो इसका नाम है वैलिडिक्शन, फॉरवर्डिंग, मॉर्निंग। वैलिडिक्शन का मतलब ही होता है फेयरवेल स्पीच। फेयरवेल स्पीच मतलब विदाई के समय जो स्पीच देता है वही। अब इसमें था वैलिडिक्शन, फॉरवर्डिंग, मॉर्निंग, मतलब एक स्पीच जो कि रोने या दुखी होने से मना करने, मतलब दुखी ना हो इसके जैसे कहने के लिए, इस मतलब यही है। ये वैलिडिक्शन जो है इन्होंने लिखा था अपनी वाइफ एनीमोर के लिए, जब वो प्रेग्नेंट थी और ये जा रहे थे अपने फ्रेंड रॉबर्ट ड्रूरू के साथ यूरोप की यात्रा के लिए, मतलब वहां जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तब एनीमोर बहुत दुखी थी, 1611 और 1612 के बीच की बात है। तब इन्होंने ये पोएम लिखी थी अपने के लिए। और इसका इंट्रोडक्शन देख लो, इसमें क्या क्या है वैलिडिक्शन में। वैलिडिक्शन जो ये वैलिडिक्शन, फॉरवर्डिंग, मॉर्निंग है, ये एक पर्सनल पोएम है जिसमें कि जो पोएट है जॉन डन, ये अपना प्योर लव दिखाते हैं अपनी वाइफ के लिए। और कुछ लोग मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि इसमें इन्होंने अपनी वाइफ मतलब कि वाइफ की जगह गर्लफ्रेंड को मतलब एड्रेस किया है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपनी वाइफ को ही एड्रेस करते हैं। अभी जो पोएट हैं ये जाने वाले होते हैं, तो ये अपनी वाइफ को ये बताते हैं कि जैसे हम लोग एक हैं, हम लोग को इतनी दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, अपना स्वास्थ्य ना खराब करो। और ये बताते हैं कि हम लोग एक है, मतलब हमारा प्यार ट्रू है, तो हम लोग एक है, हमारे बीच दूरियों से या जो भी सेपरेशन से इतना मतलब फर्क नहीं पड़ा जितना तो पड़ रहा है। और फिर ये मतलब ये उनको कहते हैं कि वैसे तो जो सेपरेशन होते हैं ये तो डेथ के समान होते हैं, लेकिन हम लोग के बीच में जो इतना मतलब हम लोग एक है, तो हम लोग को डेथ मतलब ऐसा महसूस होना नहीं चाहिए, हम लोग अलग हो रहे हैं। और ये कहते हैं इनसे, अपनी वाइफ से, कि हम लोग उसके
कंपास की दो टांगों के बराबर हैं, जो कि साथ ही रहते, कितना भी दूर चले जाए लेकिन रहेंगे साथ में ही। वही सब कहते हैं। और इन्होंने कहा कि जैसे जितनी दूरी आएंगी उतना ही प्रेम बढ़ेगा, जैसे सोने को जितना पिटाता है वो उतना मजबूत होता है, वैसे हमारे साथ भी जितनी दूरी आएंगी हम लोग के बीच में हमारा प्यार भी उतना ही बढ़ेगा। और ये फिजिकल अट्रैक्शन को मतलब डिस्गाइज करते हैं, उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको मतलब गिरा देते हैं, उसको नहीं मानते, बल्कि ये कहते हैं इनर जो स्पिरिचुअल अट्रैक्शन है वो होता है लव। और इनकी जो थीम है इस पोएम की, इसकी थीम क्या है? इस पोएम की थीम एक तरह से मतलब अवॉइड द मॉर्निंग या एंड फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल लव, नॉट फिजिकल लव। स्पिरिचुअल लव, हाँ स्पिरिचुअल लव, सॉरी स्पिरिचुअल लव पर फोकस है, और मतलब इसको अंडर एस्टिमेट द फिजिकल लव, मतलब फिजिकल लव को अंडर एस्टिमेट किया गया है। हाँ। और इसमें ये स्ट्रेंथ और उसको लव को, उनके लव की ताकत को, हाँ स्ट्रेंथ ऑफ ये लव नहीं, कौन सा लव है ये? स्पिरिचुअल। हाँ स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिचुअल लव को बताया गया है इसमें। और कैनोनाइजेशन के बारे में, कैनोनाइजेशन एक मतलब वो होता है जिसमें जैसे कि वो पादरी जो होते हैं, एक पवित्र व्यक्ति बन जाए ना, जिसको कैनोनाइज कर दिया गया होता है, उसी के बारे में है। ये भी एक जॉन डन के द्वारा लिखी गई पोएम है। इसको भी इन्होंने 1633 में पब्लिश कराया था पोस्टमसली फर्स्ट बार, और 1611 में लिखा था। और इसमें 5 स्टैंजा होती है, 9 लाइन्स की सब, मतलब 9 लाइन की 5 स्टैंजा, मतलब 45 लाइन्स की पूरी। और इसकी राइमिंग स्कीम है ABBA और इसकी थीम है पावर ऑफ लव एंड डेथ। अब इसमें क्या कहते हैं पोएट राइटर, ये इसमें कहते हैं कि हमें जैसे जो दुनिया वाले जैसे अपनी दोस्त से बोलते रहते हैं कि हमें मत रोको, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो हमें मत रोको। हम चाहे जी एक दूसरे के लिए, चाहे मर जाए इसी प्रेम में, लेकिन हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और हम लोग प्यार करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और इसमें ये बताते हैं कि जैसे जो प्यार करने वाले हैं इनको भी कैनोनाइज करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक दूसरे के लिए अपनी बहुत कुछ गवाते हैं, जैसे सब कुछ बेइज्जती, मतलब ऑनर होता है, रिस्पेक्ट, सब कुछ गवाते हैं लोग, बहुत कुछ देते हैं। लेकिन ये जो लव होता है वो तो सेल्फलेस होता है ना, तो इसे भी मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसके मतलब रिस्पेक्ट की योग्य है और वर्शिप की योग्य है। और कहते हैं कि हो सकता है कि शायद आगे चल के मेरा भी नाम किसी कैनोनाइज किया गया हो, लोग पढ़े मेरे बारे में, मुझे भी जाने कि हम दोनों ने एक दूसरे के लिए मतलब इतना प्रेम किया कि एक दूसरे के लिए मर गए, जो भी है। और अपनी मतलब वही बताते हैं इसमें भी कि हमारी आत्माएं रिलीजियस हो जा रही हैं एक दूसरे के लिए प्योर। और इसमें एक वो था वर्ड जिससे एक दूसरे अपने खुद को और अपनी वाइफ को कंपेयर करते हैं, फॉलिक्स रिडल। हाँ रिडल उससे। और ये एक मेटाफिजिकल पोएम ये भी है। बस ठीक।